अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ रफ़ीक अहमद एंड यू आर वाचिंग अहमद अकेडमी यूट्यूब चैनल। तो गाइज इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम एनईडी के पास पेपर्स को देखेंगे, जिसमें हमारे पास मैथमेटिक्स पोर्शन है, जिसके 20 क्वेश्चंस मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा। राइट 20 क्वेश्चंस होंगे मेरे पास टोटल, और ये अभी 2023 के राउंड 2 के क्वेश्चंस हैं, जो आज यानी कि 19 अगस्त 2023 को पेपर हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Question number 1 is, if 2 power 3 into 2 power 2 is equals to 2 power k, then what will be value of k? आपको पता है जब बेस सेम होता है तो पावर हम ऐड कर सकते हैं, तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा इनका 3 + 2 5 और 2 पावर k। अब पावर्स की इक्वेशन बना सकते हैं, कब बना सकते हैं? जब आपके बेस सेम है। यहाँ पे बेस सेम है तो पावर्स की आप इक्वेशन बना सकते हो। तो यहाँ से आपके पास में आ रहा है k = 5। यस, इंटीग्रेशन ऑफ sec 3x into cos 3x will be what? We know that we can write cos 3x sec 3x as 1/cos 3x। सो वो जो 1/cos 3x है वो मैं इस तरह रख सकता हूँ। ठीक है, cos 3x पहले ही था मेरे पास, sec 3x की जगह 1/cos 3x मैंने लिख दिया। अब ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x + c। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ अ सर्किल हुज इक्वेशन इज दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, सर्किल की इक्वेशन में हमारे पास इस तरह होता है कि ax² + bx, सर्किल की इक्वेशन में ना, मतलब जो सर्किल की जनरल फॉर्म की इक्वेशन होती है ना, उसमें हमारे पास x² और y, पहले सर्किल की इक्वेशन की पहचान क्या है कि x² और y² दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों। उसके बाद क्या है कि दोनों का कोएफिशिएंट सेम हो। यहाँ पे भी दोनों का कोएफिशिएंट सेम है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे फर्दर। अब यहाँ पे वैसे यहाँ से डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, लेकिन आसान क्या रहेगा? आसान इस तरह रहेगा कि आप x² और y² के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो 1 1 कर दो। ठीक है, तो 1 1 में कैसे कर सकता हूँ? पूरी इक्वेशन को मैं 3 से डिवाइड कर दूँ तो ये इक्वेशन मेरे पास कैसे बन जाएगी? x² + y² - 2x + 3y -4। ठीक है, मैं पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, = 0। अब यहाँ से हमारे पास क्या होता है? सेंटर कहाँ पे होता है? सेंटर होता है माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय 2, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ y डिवाइडेड बाय 2। तो माइनस साइन, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? -2, यहाँ पे -2 रख दिया मैंने, डिवाइडेड बाई 2, कॉमा कोएफिशिएंट ऑफ y दैट इज़ -3, और माइनस साइन पहले ही पड़ी है तो -3 डिवाइडेड बाई 2 पहले ही है फॉर्मूला का। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस में माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ से 2 2 में कैंसिल हो जाएगा। तो सेंटर हमारे पास हो जाएगा 1, -3/2। yes, this is our center. Now for radius we have formula f² + g² - c। राइट, तो यहाँ पे आपके पास f² की वैल्यू है, g² + है। अब यहाँ पे g की वैल्यू क्या होता है? सर्किल की इक्वेशन होती है ना, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। उसका सेंटर कहाँ पे होता है? -g का -f पे। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियस का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ g² + f² - c। अब यहाँ पे g की वैल्यू क्या आ गई है? 1, और f की वैल्यू क्या आ गई है? वो -3/2। तो यहाँ पे इनको करेंगे 1 का स्क्वायर
प्लस माइनस ऑफ 3/2 का स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू यहाँ पे -4 है, तो माइनस टू माइनस प्लस प्लस 4 हो जाएगा ये, ठीक है। सो रेडियस आगे जाके क्या बनेगा 5 + 9/4 तरह का बनेगा। इसके बाद जब इसकी एलसीएम लेंगे तो 5 × 4 29 हो जाएगा, 5 × 4 20 हो जाएगा, 20 + 9 29, स्क्वायर रूट ऑफ 29 डिवाइडेड बाई 4। इसको अलग अलग इसको बाहर निकाल के रखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 29 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज़ 2, सो रूट 29 डिवाइडेड बाई 2 is the radius of this particular circle. Okay, question number 4, that is how many words, यहाँ पे how many words कह दिया तो यहाँ पे meaningless कहना बनता है, सही है। how many words can be found by using the letters of word rearrange, ठीक है, और the words can be meaningless, ठीक है। तो इसमें क्या होता है हमारे पास, देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स 9 है, तो 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितने कितने रिपीट हो रहे हैं। ये आर एक दफ़ा, आर 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 3 दफ़ा आर रिपीट हो रहा है तो 3 फैक्टोरियल उसका, इनटू ए 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है ए तो उसका 2 फैक्टोरियल, इनटू ई 2 टाइम्स ई रिपीट हो रहा है तो उसके लिए 2 फैक्टोरियल। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर में पुट करके, कैलकुलेटर अलाउ होता है एनईडी इंटरटेस्ट में, सो आपके पास में ऑलमोस्ट आंसर इतना आ रहा होगा, फिर भी कंफर्म करिएगा, सही है। 15/120 आई गेस यही है, ठीक है। फिर भी आप कैलकुलेटर यूज़ करके कर सकते हैं। इफ़ स्क्वायर मैट्रिक्स ये एनईडी के राउंड 1 में भी आया था इस साल, मैंने पिछले मतलब एनईडी राउंड 1 का वीडियो अपलोड किया था, उसकी लिंक में इसके कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा, सही है। खैर देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये डेफिनेशन सिंपल, स्क्वायर मैट्रिक्स हो ऐसा जिसमें ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है, a⁻k+1 a⁻b+1 स्मॉल b, देन a इज़ कॉल्ड व्हाट, मतलब a के बराबर वो उसी मैट्रिक्स के बराबर हो, वेयर k इज़ द पीरियड, तो उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं पीरियोडिक मैट्रिक्स, जो रिपीट हो रही है, मतलब ऐसा पावर डालने के बाद भी वही आंसर आ रहा है तो रिपीट हो रहा है, तो ये पीरियोडिक मैट्रिक्स होती है, ठीक है। अच्छा, एनईडी के इंटरव्यूज़ के लिए सजेशन ये है, तो पास्ट पेपर्स तो भाई छोड़ो नहीं, पास्ट पेपर्स आर सुपर इम्पोर्टेंट। पास्ट पेपर्स में से डायरेक्ट रिपीट भी होते हैं, कॉपी पेस्ट होते हैं, नए कुछ सवाल होते हैं, लेकिन मतलब पास्ट पेपर अगर एक भी क्वेश्चन आवे, जैसे वैसे तो ज़्यादा आते हैं, अगर एक भी आ जाते तो काम की बात है ना, तो पास्ट पेपर्स ज़रूर सोल्व करो, ठीक है। मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 6। अब ये क्वेश्चन आपने कैलकुलेटर पे करना है, ठीक है, क्योंकि बाय कैलकुलेशन दिस इज़ वेरी लॉन्ग क्वेश्चन, ओके। तो इसको सोल्व कैसे करते हैं, वैसे पहले लिमिट्स को छोड़ते हैं, इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर x होल स्क्वायर dx। इसको लिखते हैं कि आपने ये अगर फॉर्मूलाज पढ़े हैं, cos स्क्वायर x, यहाँ पे ये तो फार्मूला पढ़ा होगा ना, cos x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 + cos 2x डिवाइडेड बाई 2, ये पढ़ा होगा। तो इसको जस्ट स्क्वायर ही करना है, तो स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 1 + cos 2x डिवाइडेड बाई 2, राइट। तो जो भी रिज़ल्ट आएगा, मतलब cos स्क्वायर x की जगह ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, फिर इसका अगेन स्क्वायर लेके उसका इंटीग्रल करेंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा, उसमें फिर अगेन लिमिट्स भी पुट करनी है। तो इसके लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप कैलकुलेटर यूज़ करें। कैलकुलेटर में अगर आपका
कैलकुलेटर जो है लिमिट्स वाला है, जिसमें लिमिट्स भी अवेलेबल है इंटीग्रेशन की, तो डायरेक्ट लिमिट पुट करके इंटीग्रेशन लगाएं और डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। अगर नहीं है देन इन दैट केस आप पहले इंटीग्रल लो, देन आपको लिमिट पुट करना आता ही है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, उसके बाद ये छठा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। ये NAD के राउंड 1 2023 में भी आया था, ठीक है, 1 महीने पहले की बात है शायद। तो वो वाला क्वेश्चन जो है ना मैंने ऑलरेडी सोल्व करके रखा है। NAD के राउंड 1 का पास पेपर मैंने अपलोड किया था मैथ्स का, वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा लॉन्ग था, या फिर आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में भी पुट कर सकते हैं, आंसर आ जाए और मैच कर जाए तो ठीक है। अगर सोल्यूशन देखना है तो इस वीडियो की लिंक में इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं उसकी लिंक कॉपी पेस्ट कर दूंगा, सही है ना, वहाँ से देख लीजिएगा उसका सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 ही होगा उसमें, ये वाला। ओके, इसके बाद हमारे पास लिमिट एक्सटेंड्स टू π/2 आता है, cos पावर 4 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर। cos पावर 4 को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स। अब ये जो cos स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स, इसको फर्दर हम लिख सकते हैं, लिमिट अप्लाई करते आइएगा, सही। तो cos स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन, cos डिवाइडेड बाई साइन इज cot स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे जब लिमिट पुट करते हैं, एक्चुअली यहाँ पे इसको है ना इस तरह लिख सकते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू π/2 cos x इंटू cot x होल स्क्वायर। अब खुद सोचें कि अब अगर डायरेक्ट हम लिमिट पुट कर दें, डायरेक्ट लिमिट पुट करने पे यहाँ पे cos π/2 0 के बराबर आता है, cos π/2 0 के बराबर होता है, cos 90 डिग्री, और cot ऑफ 90 डिग्री भी 0 होता है, 0 इंटू 0 0। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर आएगा नहीं आएगा, मेरे ख्याल से वो वाला इशू यहाँ पे नहीं होगा, सही है ना। क्यों? क्योंकि मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट वाला सीन नहीं बनेगा यहाँ पे, क्योंकि होल पावर स्क्वायर है, तो अगर नेगेटिव चीज़ कोई बन रही है तो उसको ये स्क्वायर करके पॉजिटिव करके देगा, सही है ना। तो इसका आंसर जो है दैट इज़ 0। ओके, हालांकि इसको डायरेक्ट लिमिट पुट करके भी चेक कर सकते थे। यहाँ पे जैसे ही आप डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो cos ऑफ π/2 जो होता है, cos ऑफ π/2 0 होता है, और cos ऑफ साइन ऑफ π/2 1 होता है। 0 डिवाइडेड बाई 1, 0 डिवाइडेड बाई 1 इज अगेन 0। डायरेक्ट आंसर भी कर सकते हैं इसका, ठीक है। सेंट्रिसिटी ऑफ द कोनिक, दिस ये वाला कोनिक है, देखो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों पॉजिटिव हैं, ओके, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के दोनों के कोएफिशिएंट जो हैं दे आर डिफरेंट, ओके, दे आर नॉट सिमिलर। इसका मतलब ये एलिप्स की इक्वेशन, तो एलिप्स के हिसाब से इसको सोल्व करेंगे। एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, लेट्स से x माइनस एच होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यह करते हैं इस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको चेंज करना है जो गिवन इक्वेशन है। सो गिवन इक्वेशन को चेंज करने के लिए हम ये वाला इक्वेशन कॉपी पेस्ट कर देते हैं, लेकिन थोड़ी स्पेस भी छोड़ेंगे, ठीक है, हम कुछ और भी 16x स्क्वायर, पहले तो x वाले टर्म्स साथ रखो, 16x स्क्वायर माइनस 64x, ओके, थोड़ी स्पेस छोड़ के आगे मैं लिखता हूँ, प्लस 9y स्क्वायर माइनस 54y प्लस 1 है ना, तो प्लस 1 में बाद में लिख लें इसी को। अब दोनों को हमें y के टर्म्स को भी और x के टर्म्स को भी परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कर देना है। चलिए चेंज कर देते हैं। अब अगर यहाँ पे देखें
तो लास्ट टर्म रिक्वायर्ड है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा है कि लास्ट टर्म कैसे फाइंड करते हैं। लास्ट टर्म इज इक्वल टू मिडिल टर्म का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू फर्स्ट टर्म। सो यहाँ पे इसके लिए मिडिल टर्म 64 है, तो 64 का स्क्वायर यानी कि 64 इंटू 64 डिवाइडेड बाई 4 इंटू फर्स्ट टर्म। 4 इंटू फर्स्ट टर्म इज़ 64, सॉरी फर्स्ट टर्म इज़ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, फर्स्ट टर्म इज़ 16। 4 टाइम्स ऑफ 16 जो होता है वो 64 ही होता है, तो 64 कैंसिल हो जाएगा। तो इसके लिए ना इसमें 64 आ जाएगा। और इसके लिए लास्ट टर्म क्या होना चाहिए, मिडिल टर्म का स्क्वायर मतलब 54 इंटू 54 डिवाइडेड बाय 4 इंटू फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हेयर इज़ 9, 4 9 दा 36 होता है, 4 9 दा 36 होता है। यहाँ में 36 आ जाएगा। 36 का टेबल इसके ऊपर, इसके 3 टाइम 18 का टेबल, इसके ऊपर 2 टाइम्स 18 का टेबल। ओके, इसके बाद इसके 27 टाइम्स और ये 327 दा 81 आएगी। यहाँ पे इसके लिए 81 चाहिए, तो एड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे 81 को। इसके लिए एड एंड सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, इसके लिए हम एड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे 64 को। तो यहाँ पे 16 एक्स स्क्वायर माइनस 64 एक्स 4x प्लस इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए प्लस 64, तो ये 64 माइनस भी करना है क्योंकि वैसे ही खुद से हम नहीं डाल सकते ना। प्लस 9y स्क्वायर माइनस 54y माइनस 54y प्लस ये हमारे पास 81 आया था। ओके ठीक है, ये अब जो सब्ट्रैक्शन करनी थी +1 मेरे पास पहले ही पड़ा है, अब सब्ट्रैक्शन भी ये वाला टर्म करना है, माइनस 81 और माइनस 64। ओके, इन सारों टर्म्स को उस साइड पे लेके जाएंगे, तो इनका जो समेशन होता है वो कितना होता है, ये 80 हो जाएगा, माइनस 80 प्लस 60 माइनस 80 प्लस 64 इज इक्वल टू माइनस 144। तो ये उस साइड पे चला जाएंगे, माइनस 144 प्लस 144 हो जाएगा, सही है। और यहाँ से अगर हम 9 को कॉमन निकाल लेते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। ओके, और ये वाला क्या बन जाएगा, अगर 16 कॉमन में निकाल रहा हूँ तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अब यहाँ पे हमें 1 चाहिए होता है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा 144, तो यहाँ भी डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे भी डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे 1 आ जाएगा और इस स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी इक्वेशन। ये इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो वो बनेगा x माइनस 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 का टेबल 9 टाइम्स जाता है, प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास में स्टैंडर्ड फॉर्म वाली इक्वेशन है। हमें सेंट्रिसिटी चाहिए, सेंट्रिसिटी के लिए इज इक्वल टू सी ओवर ए होता है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू तो डायरेक्ट पता है, अभी भी सी की वैल्यू रहती है, तो सी इन केस ऑफ एलिप्स हम कैसे फाइंड करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो ए स्क्वायर क्या है, ए की वैल्यू ये है आपकी बात, क्योंकि जिसके नीचे बड़ा वैल्यू होता है वो वही कंसिडर करते हैं ना। तो यहाँ पे वैसे तो ये तो ए स्क्वायर की वैल्यू है, तो ए की वैल्यू क्या होती है, ए स्क्वायर की वैल्यू ही चाहिए वैसे हमें। सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, एक्चुअली यहाँ पे ये होता है एलिप्स में, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड सी इज इक्वल टू बन जाता है सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही बन जाता है। तो यहाँ पे यही मैं कर रहा हूँ, ए स्क्वायर मतलब 16 माइनस बी स्क्वायर दैट इज़ 9, सी की वैल्यू आ जाएगी √7, और आप ई इज इक्वल टू सेंट्रिसिटी इज इक्वल टू सी ओवर ए, सी की वैल्यू √7 है, ए की वैल्यू आप यहाँ पे 4 निकाल सकते हैं, √7/4 इज योर फाइनल आंसर, राइट। अगर हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू बताओ। बाय अप्लाइंग डेरिवेटिव बोथ साइड्स वी हैव, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1/2 अंडर रूट वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ही करना है ना, सो ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स अगेन सैम इज इक्वल टू 0, क्योंकि 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। यहाँ पे करें तो ई पावर एक डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ वाई इज इक्वल टू ई पावर एक्स, उस साइड चला जो पॉजिटिव हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स हमें मिल जाएगा इज इक्वल टू 2 times of root y into e power x. This is your final answer, right? Move towards next question. Foci of this particular conic. अब ये कॉनिक देखें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में से एक दोनों में से नेगेटिव है, वाई स्क्वायर नेगेटिव है, इट रिप्रेजेंट्स, और ये जो ए स्क्वायर मतलब इट रिप्रेजेंट्स, अब बेशक ए और बी बराबर हों आपस में, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर बराबर हों, लेकिन अगर दोनों में से एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो वो इक्वेशन होती है हाइपरबोला की। हाइपरबोला की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है दैट इज एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे इसको, ओके। तो इसके लिए चेंज करने के लिए जो 144 है वो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो बन जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 16, सही है, और बी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है दैट इज 9। हमें फोकाई चाहिए होते हैं, और ये अगर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है। अब हाइपरबोला के केस में ये नहीं देखते कि कौन से जिसके नीचे डिनोमिनेटर बड़ा है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में से, एलिप्स में तो यही करते हैं ना, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में से जिन दोनों में से जिनका भी जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है उसके अलॉन्ग एक्स एक्सिस होती है, उसके अलॉन्ग मेजर एक्सिस होती है, सॉरी मेजर एक्सिस अलॉन्ग दैट एक्सिस। लेकिन यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे क्या होता है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में दोनों में से जो पॉजिटिव होगा वहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस अलॉन्ग दैट एक्सिस होगी। तो अब की बात एक्स स्क्वायर वाला टर्म पॉजिटिव है तो मेजर एक्सिस लाइज अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो इन टर्म्स ऑफ व्हेन मेजर एक्सिस लाइज अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और आपका हाइपरबोला जो है वो सेंटर उसका सेंटर 0,0 यानी ओरिजिन पे हो, तो उसके जो फोकाई होते हैं दे आर प्लस माइनस सी कामा 0। इसी तरह का हाइपरबोला बन रहा होगा ना, राइट, ठीक है। तो प्लस माइनस सी कामा 0, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है इन टर्म्स ऑफ हाइपरबोला। सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू है 16 प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 9, तो सी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस में 5, राइट। सो योर foci are plus minus 5 comma 0. These are the foci of this particular conic. Okay, move towards next question. Area of the area of triangle having vertices 2 comma -1 3 comma 4 and this.
So area of triangle when three vertices are given, let's say x1 comma y1, x2 comma y2, x3 comma y3 given होते हैं, तो उसकी जो एरिया फाइंड करते हैं वो फाइंड करते हैं 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये एरिया होती है। तो यहाँ पे आप इसको पुट करते हैं 1/2 इंटू x1 की वैल्यू 2, x2 की 3, y2 की x3 की -2, राइट, और y1 की -1, y2 की 4, y3 की -5, यहाँ पे 1 1 1। ये वाला डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लें, आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल जाएगा। दैट्स योर फाइनल आंसर। ये हमारे पास किसके बराबर है? एक्चुअली यहाँ पे स्क्वायर था। सो आपको पता है कि ये एक आइडेंटिटी होती है 1 + tan स्क्वायर x = sec स्क्वायर x के बराबर होता है। सो इसको लिख सकते हैं हम sec स्क्वायर x, 1/sec स्क्वायर x, जिसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x। अगर ऑप्शन में कुछ इस तरह का भी आंसर है, दैट इज़ आल्सो राइट, 1 - sin स्क्वायर x, क्योंकि cos स्क्वायर x + sin स्क्वायर x = 1 होता है, तो sin स्क्वायर x उस साइड पे ला देगा, 1 - sin स्क्वायर x हो जाएगा, जो कि cos x स्क्वायर के बराबर है। ओके, ये भी राउंड 1 में भी आया था, sin x को sin x ही रहने दो, प्लस cos x × cot x को cos x × cot x = cos x / sin x, तो उसका भी एक cos यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये एक्चुअली cos स्क्वायर x हो जाएगा डिवाइडेड बाई sin x हो जाएगा। अब जब एलसीएम करेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाई sin x, ये 1 के बराबर होता है, 1/sin x, ये भी आंसर सही है। अगर नहीं तो 1/sin x, अगर ऑप्शन में cosec x है, दैट इज आल्सो राइट, क्योंकि 1/sin x = cosec x। ओके, 14th, ये भी आई थिंक आया था राउंड 1 में, तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, sin x का डेरिवेटिव, साइन के अंदर कुछ भी हो इन टर्म्स ऑफ x, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है? cos x cos ऑफ एंगल इन टर्म्स ऑफ x, तो cos x³ है, sin x³ है, तो उसका डेरिवेटिव होगा cos x³। उसके बाद उसका जो इनपुट है, उसका जो एंगल है, उसका अलग से डेरिवेटिव, उसका डेरिवेटिव होता है 3x², x³ का डेरिवेटिव 3x² होता है। द फाइनल आंसर इज 3x² इंटू cos x³। ओके, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है, ये भी राउंड 1 में आया था, शायद राउंड 1 में कुछ इस तरह आया था कि इंटीग्रल ऑफ x डिवाइडेड बाई 1 + x², यहाँ पे 2 भी आ गया शायद, तो ये तो और काम आसान हो गया। हमें पता है कि डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी पड़ी है उसका डेरिवेटिव क्या होगा। अगर मैं पूछूं डिनोमिनेटर 1 + x² है, उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 2x। इसका वो जो डेरिवेटिव है, इसका जो भी बन रहा है डेरिवेटिव, वो तो न्यूमरेटर में पड़ा है। तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या होती है कि इफ़ वी हैव लाइक दिस सिचुएशन लाइक दिस इन इंटीग्रेशन, कि जी इंटीग्रल ऑफ f' ऑफ x डिवाइडेड बाई f ऑफ x, डिनोमिनेटर में फंक्शन हो और न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव पड़ा हो, देन इन दैट केस उसका आंसर क्या लिखते हैं? उसका आंसर डायरेक्ट ऐसा होता है कि log ऑफ f ऑफ x, जो भी फंक्शन है उसका log ले लो, सही है ना, प्लस दैट्स इट। तो यहाँ पे ये फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो log ऑफ फंक्शन करेंगे। फंक्शन हमारे पास क्या है? 1 + x²। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, +c, सही है ना। यहाँ पे एक सवाल है, इफ़ द सेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज √3, इट्स इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स
डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरह की है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन इस तरह है, और उसका सेंटर जो है वो -1, 3 के ऊपर है, तो उसकी हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होगी? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सबसे पहले देखें तो डायरेक्ट्रिक्स जो है दैट इज इन टर्म्स ऑफ एक्स, एक्स के टर्म्स में होती है। जब डायरेक्ट्रिक्स एक्स के टर्म्स में कोई लीनियर इक्वेशन होती है तो उसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह होता है, वर्टिकल लाइंस होती हैं। इसका मतलब हमारे पास वर्टिकल डायरेक्ट्रिसेस हैं। अब अगर वर्टिकल डायरेक्ट्रिसेस हैं इसका मतलब क्या हो गया? देखो वर्टिकल डायरेक्ट्रिसेस किस में होते हैं? हमारे पास इस तरह का कुछ हाइपरबोला होता है, लेट्स से सेंटर एट ओरिजिन, ये सेंटर कहीं पे भी हो, लेकिन इस तरह का हाइपरबोला होता है, तो उसके ही जो डायरेक्ट्रिसेस होते हैं उसकी वर्टिकल होते हैं ना, तो इसका मतलब कुछ ऐसा ही हाइपरबोला है। तो एक कुछ ऐसा ही हाइपरबोला होता है, तो उसमें ना एक्स हमारा पॉजिटिव होता है, मतलब मेजर एक्स इज लाइंग अलोंग हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है ना? ओके, तो इसकी इक्वेशन कुछ इस तरह होनी चाहिए, इसकी इक्वेशन कुछ इस तरह होनी चाहिए, एक्स माइनस, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? एक्स माइनस एच होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई माइनस के होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, कुछ इस तरह की इक्वेशन होती है। और इस तरह की इक्वेशन में जो हमारे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन सबसे पहले इस तरह का अगर हो ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हमारे पास होती है एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए अपान में ई, ठीक है? लेकिन यहाँ पे तो आपका सेंटर शिफ्ट हो गया है, शिफ्ट कहाँ पे हो गया? -1, 3 पे। इन जनरल अगर सोचें तो h, के ऊपर शिफ्ट हो गया सेंटर। तो अगर h, के ऊपर शिफ्ट हो गया है तो इसके लिए भी यही कर देंगे कि जी h, क्योंकि हॉरिजॉन्टली हम चेक करें ना, तो h प्लस माइनस ए अपान में ई विल बी द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। सो आपकी जो डायरेक्ट्रिक्स लिखी हुई है यहाँ पे सेंटर क्या है? सेंटर क्या है? -1, 3, इसका मतलब h की वैल्यू है वो -1 है, k की वैल्यू है वो 3 है, राइट? और अगर a वगैरह a और c की मतलब यहाँ पे देखेंगे तो आपकी सेंट्रिसिटी होती है, वो भी सेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू सी ओवर a होता है। हमें a भी चाहिए, c भी चाहिए, तो ये कहाँ से मिलेंगे? लेट्स फाइंड। ओके, यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होनी थी कि जी x इज इक्वल टू एच प्लस माइनस ए बाई ई, तो x इज इक्वल टू, यही तो है, h क्या है? -1 की वैल्यू है, -1 प्लस माइनस ए बाई ई, दिस इज गिवन। इस तरफ लेके आए तो x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपान में ई, मतलब ये जो प्लस माइनस 1/√3 है ये इसके ही बराबर है, ए अपान में ई के, राइट? क्योंकि अगर हम ये लिख पा रहे हैं कि जी x प्लस 1 शुरू में जो गिवन है वो ए अपान में ई के बराबर है, तो ये भी तो कहेंगे ना, मतलब यहाँ पे ये भी तो चलेगा ना, 1/√3 के बराबर है ये, कि नहीं? क्योंकि x प्लस 1 इसी के तो बराबर है, तो इसके भी बराबर कर देंगे, कोई मसला नहीं। इसका मतलब कि x प्लस इसका मतलब यही है कि a अपान में e की जो वैल्यू है दैट इज 1/√3। a अपान में e की वैल्यू जो है दैट इज 1/√3, सही है? बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी हैव e इज इक्वल टू √3a,
अब अगर ई की वैल्यू यहाँ से पुट कर दें तो ई की वैल्यू तो √3 है, वो भी √3 इंटू √3 कैंसिल हो जाएगी, तो ए की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगी। सही है। अब ए भी पता चल गया आपको, ई भी पता चल गई, तो सी फाइंड करो। सी इज इक्वल्स टू ए ई, सी इज इक्वल्स टू ए ई। ए की वैल्यू 1 आ गई है, सी की वैल्यू 1 इंटू ई हो जाएगी। ई क्या √3 है, तो सी की वैल्यू भी √3 ही। अब यहाँ से अगर सी मिल गई तो बी भी फाइंड कर सकते हैं। इन केस ऑफ हाइपरबोला वी हैव इक्वेशन सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें चाहिए बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सी स्क्वायर की वैल्यू, सी की वैल्यू √3, तो सी स्क्वायर की वैल्यू 3 माइनस ए स्क्वायर दैट इज 1। यहाँ पे हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, बी इज इक्वल्स टू √2। तो ये हमारे पास ओरिजिनल फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, तो उसकी इक्वेशन क्या होनी चाहिए, x माइनस 1 सॉरी x प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि h की वैल्यू है -1 है, तो माइनस प्लस हो जाएगा, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a की वैल्यू 1 है, प्लस सॉरी माइनस, ठीक है, ये वाली माइनस y माइनस के, यानी कि y माइनस 3, के की वैल्यू 3 है, डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे हमें 2 मिली थी, इज इक्वल टू 1। दिस इज योर फाइनल आंसर, राइट। इसको सिंप्लीफाई करें, इस जनरल फॉर्म में लेके आए तो वो भी आप आंसर रिपोर्ट कर सकते हैं। जिस तरह के ऑप्शंस गिवन है उस तरह का आंसर निकालो। सही है। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास, ये पिछले वीडियो में मैंने आपको शायद बताया था, वैसे ही बताता रहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, उनका फंक्शन है और उसके साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद हो n/dx, तो उस फंक्शन के ऊपर का जो भी पावर होता है उस पावर में समथिंग 1 ऐड करते हैं। देखिए इस फंक्शन का पावर 1 है तो उसमें 1 ऐड कर देंगे, और जो भी पावर बन रही 1 + 1 2 यहाँ पे लेट से, तो वो पावर डिवाइड भी कर देंगे, प्लस सी इज़ फाइनल आंसर। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है, 10 का डेरिवेटिव मौजूद है sec स्क्वायर एक्स, तो इसका डायरेक्ट रिपोर्ट आंसर यही कर दो, 10 था ना तो 10 स्क्वायर कर दो, 10 स्क्वायर जो पावर बन रही है वो डिवाइड भी कर दो, 10 स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी, दिस इज योर फाइनल आंसर, राइट। उसके बाद लेटर, अगर इक्वेशन ऑफ पैराबोला इस तरह की है तो उसका लेटर सेक्टम क्या होगा। अब जब इस तरह का पैराबोला होता है तो उसकी इक्वेशन, उसका जो डायग्राम होता है वो इस तरह का बनता है कुछ, ठीक है, जहाँ पे आपका जो फोकस होता है वो a,0 के ऊपर होता है। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम इन एवरी पैराबोला इज कांस्टेंट, दैट इज 4a कर दो, ठीक है। अगर लेटर सेक्टम की लेंथ पूछ रहा है तो वो तो 4a होती है। अगर आपसे ये पूछ रहा है कि लेटर सेक्टम की इक्वेशन बता दो, अगर लेटर सेक्टम की इक्वेशन बता दो, तो देखो ये वर्टिकल लाइन है, एक वर्टिकल लाइन सेगमेंट है, तो वर्टिकल लाइंस की इक्वेशन किस तरह बनाते हैं, x इज इक्वल टू समथिंग के टर्म्स में। अब मैं आपसे पूछूँ, इक्वेशन ऑफ लाइन है पासेस थ्रू, इक्वेशन ऑफ लाइन वर्टिकल, सॉरी इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन या इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस एंड पासेस थ्रू a,0, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, बोलेंगे ना x इज इक्वल टू a विल बी इक्वेशन। तो लेटर सेक्टम की यहाँ पे जो इक्वेशन है वो x इज इक्वल टू a हो जाएगी। अगर एंड पॉइंट्स ऑफ लेटर सेक्टम पूछे तो लेटर सेक्टम की जो टोटल लेंथ है वो 4a होती है, मतलब 2a ऊपर ये वाली होती है, 2a ये वाली होती है। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो a ही रहेगा एंड पॉइंट्स में। वर्टिकल कंपोनेंट जब हम ऊपर जा रहे हैं, देखो x एक्सिस में, x एक्सिस से थोड़ा ऊपर जा रहे हैं तो प्लस ऐड करेंगे समथिंग, कितना जा रहे हैं ऊपर, इसकी हाइट जितना, इसकी हाइट कितनी है 2a, और नीचे इसका जाएंगे, नीचे जा रहे हैं मतलब फोर्थ क्वार्टर में तो ये नेगेटिव होता है तो -2 है। तो कलेक्टिवली एंड पॉइंट्स ऑफ लेटर सेक्टम अगर लिखेंगे तो एंड पॉइंट्स ऑफ लेटर सेक्टम आर a + -2a, ओके, दीज आर द एंड पॉइंट्स ऑफ लेटर सेक्टम। इसकी इक्वेशन बता दी, इसकी लेंथ बता दी, इसकी एंड पॉइंट्स ऑफ लेटर सेक्टम बता दिए, तो कुछ रहता नहीं है, ठीक है।
मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह की जो डिटर्मिनेंट ज़ीरो आता है उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने पिछले लेक्चर में बताई थी, जो एनईडी के राउंड 1 अपलोड किया था, राउंड 1 के एमसीक्यूज़ अपलोड किए थे। तो जब जब डिटर्मिनेंट ज़ीरो आता है वो सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने डिस्कस कर ली थी। अगर आपने देखना है तो वहाँ से देख लें, लिंक पिन्ड होगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, अगेन मैं कर लेता हूँ। जब कोई आपके पास मैट्रिक्स होता है ना, ए 3a प्लस 2a प्लस 1a, 4a प्लस सॉरी यहाँ पे 9a 7a 6a a 3a, अगर किसी मैट्रिक्स में से कोई नंबर, कोई एलिमेंट, कोई जो कांस्टेंट है वो कॉमन निकालना है, तो वो मैट्रिक्स के पूरे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हुआ होगा तभी कॉमन निकाल सकते हैं। मतलब इस मैट्रिक्स को अब मैं लिख सकता हूँ कि क्योंकि ये ए सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस मैट्रिक्स को अब मैं लिख सकता हूँ 3 2 1 4 9 7 6 1 3, अब मैं लिख सकता हूँ। लेकिन इन केस ऑफ डिटर्मिनेंट ये लाजमी है कि वो जो नंबर आप कॉमन निकाल रहे हो वो हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए, ये लाजमी नहीं है। आप मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट में ऐसा कर सकते हैं कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम से आप कॉमन निकाल सकते हो, तो करो। तो यहाँ पे मैं थर्ड रो से 2 को कॉमन निकाल रहा हूँ। जैसे ही मैंने 2 कॉमन निकाली तो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे भी 1 बचा। अब आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि किसी भी डिटर्मिनेंट का, किसी भी मैट्रिक्स के अगरचे कोई भी 2 रोज़, कोई भी 2 रोज़ या 2 कॉलम्स सिमिलर है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 आता है। यहाँ पे 1 1 1 आ गया है, यहाँ पे भी 1 1 आ गया। 2 रोज़ आर सिमिलर, हैंस इट्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। यस, and this is last question but not least, okay, this is important once again, a line is parallel to, अब parallel lines का, अब ये जो 1 1 लिखा है मैंने, जैसे लग रहा है कि ये पैरेलल लाइन की निशानी हो, पैरेलल की निशानी होती है। पैरेलल लाइंस की निशानी क्या होती है, उनका स्लोप बराबर होता है, उनकी m स्लोप बराबर होती है। तो ये जो लाइन है, हमें जिस लाइन की इक्वेशन चाहिए, लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन एंड passes थ्रू दिस पॉइंट हैज़ इक्वेशन, उसकी इक्वेशन क्या होगी जो इसकी पैरेलल लाइन है और इसमें से पास हो रही है। तो इस लाइन का अगर स्लोप देखें तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में अगर हमें कोई इक्वेशन दिखाई देती है तो उसका स्लोप डायरेक्ट हम बोल देते हैं कि m है। तो यहाँ पे ये इसी के फॉर्म में तो लिखी हुई है, तो m की वैल्यू यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो y इज इक्वल m इज इक्वल्स टू 1, ओके। और स्लोप मिल गया, जो रिक्वायर्ड लाइन है इट इज़ पासिंग थ्रू 4 0 4, मतलब कोई भी पॉइंट है, लेट से पॉइंट पी, और आपके पास स्लोप है एस, दैट इज़ 1, स्लोप एस या एम दैट इज़ 1। तो पॉइंट स्लोप फार्मूला लगाओ और इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर दो। पॉइंट स्लोप फार्मूला क्या होता है, अगर आपके पास में कोई पॉइंट है x1 का मान y1 और उसका स्लोप लाइन का m है, तो उसकी क्या इक्वेशन लिखते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1, राइट। तो यही करेंगे, y माइनस y1 मतलब 4 इज इक्वल्स टू m है, m क्या है यहाँ पे, स्लोप 1 इंटू x माइनस x1 0 है, यहाँ पे 0 लिखेंगे, तो यहाँ पे y माइनस 4 इज इक्वल्स टू x हो जाएगा। इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं कि या तो y को एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखना है, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4 हो जाएगा ये, या फिर जनरल लिखें x प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा, x वाला टर्म पॉजिटिव करते हैं तो x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0 इज द फाइनल आंसर। ये वाला आंसर भी सही है, ये वाला आंसर भी सही, राइट। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर आपका भी एंट्री टेस्ट है, एनईडी एंट्री टेस्ट है, ठीक है, कल के दिन यानी कि 20 अगस्त को, तो काइंडली, या फिर आज खैर कल 20 अगस्त और 21 अगस्त को ना एंट्री टेस्ट हैं,
तो जो स्टूडेंट्स पेपर दे के आ रहे हैं काइंडली इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, अपने क्वेश्चंस लिख के शेयर करें ताकि मैं अपलोड कर दूँ दोबारा। 03423594 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप रब्ता कर सकते हैं अगर किसी क्वेश्चन में मसला है तो। ठीक है, आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडेज़ लेक्चर। मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।